यस। तो आज गांव में एडवर्टाइजिंग वगैरह की बातें चल रही थी कि जो रूरल इंडिया है कितना प्रोग्रेस कर रहा है, कितने चेंजेस आ चुके हैं और कौन से चेंजेस आने बाकी हैं, इंडिया कितना बदल रहा है क्योंकि रूरल इंडिया बदल रहा है। ये एक भगवान ने एक छोटी सी चीज देन कर दी है हमारे लिए भी और रूरल इंडिया के लिए भी। लेकिन आपने बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स प्ले किए, वो सारे स्पेशली जो गांव वाले कैरेक्टर्स हैं वो ध्यान में हमेशा के लिए बैठ गए। तो आपसे पहले ये सवाल है कि आपकी पहली याददाश्त क्या है गांव की लाइफ की? अब आपने एडवर्टाइजमेंट से शुरू कर दिया है, तो मैं पहले कैसे एडवर्टाइजमेंट कैसे हुआ करता था, सब खुद ही जिम्मेदारी होती थी। और यकीन मानिए कि यहाँ पहुँचने में शुरुआत वहीं से हुई मेरी। हम जहाँ रहते थे मेरे नाना जी बहुत सारी ज़मीन में, जबलपुर का हूँ, जबलपुर के गांव का किसान हूँ और बैलगाड़ी चलाता था, भैंसे चराया करता था और ये सब यही ज़िंदगी रही। कभी सोचा भी ना था कि यहाँ तक पहुँच के आपसे बातें कर पाऊँगा, है। और ये एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीज़ें हमें मालूम नहीं होता था कि एडवर्टाइजमेंट क्या। बाद में पता लगा कि जब रेडियो शुरू हुआ तब पता लगा। तो शुरू में तो खुद ही करना पड़ता था। तो मुझे याद है कि मैं रहा हूँ कोई 3-3.5 साल का, और जहाँ मैं हड़ताल, अभी तो पूरा शहर हो गया है कि तो पूरा उसमें शहर के कब्जे में आ गया है वो। तो आधार ताल एक तालाब था, तालाब के किनारे एक टीला था और टीले में हमारा एक ही मकान था और पीछे सारी ज़मीन थी हमारी। तो हम वहीं खेती वेती करने, गर्मियों के दिनों में जब वो गेहूं की कटाई होती तो उस वक्त चले जाते थे। तो 2.5-3 साल का था। तो मेरा ताल्लुक म्यूज़िक से है। अब मेरी शुरुआत सीखने की कैसे हुई, जो मुझे अभी पता चला कि मैंने तो वहाँ से शुरू किया था। और क्या है, ये हम गांव वालों के ही वो होता है। अगर आप ज़रा सी थोड़ी सी मशक्क़त करें, थोड़ा सा ध्यान दे दें अपने कानों पर, अपनी आंखों पर, देखिए बचपन से ही सीखना शुरू हो जाता है। तो पता नहीं मेरी क्या फितरत थी, मैं हमेशा सीखना ही चाहता था कि सीखते चलूँ। तो वहाँ से एक पापड़ बेचने वाला निकलता था, दूर से सिर्फ हमारे घर के लिए पापड़ के लिए आवाज़ लगाता था। तो ये उसका ये समझ लीजिए कि एडवर्टाइजमेंट ही था, उस तरह का समझ लीजिए। तो दूर से लगाना, जी दूर से आवाज़ लगाता था कि मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। हम बुलाते थे पापड़ वाले। अब पापड़ वाला गाते हुए आता था और जैसे जैसे वो जो फासला था जैसे जैसे कम होते जाता उसकी आवाज़ वैसे वैसे होती जाती थी। पहले हम चिल्लाता था कि मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, फिर थोड़ा सा आगे मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, फिर घर में आ जाता था कि मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, फिर पापड़ ही देता रहता था कि मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़, फिर चला जाता था, फिर दूर पहुंचता था, फिर मूंग का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। ये स्वर सबसे पहले मेरे कानों में पड़े और मैं फिर दिन भर घर में पापड़ ही बेचता रहता था। और वो पापड़ बेचते बेचते मुझे म्यूज़िक की तमीज़ आई, म्यूज़िक का वो आया। और फिर उसके बाद रामलीला, रासलीला। फिर क्या होता था कि उन दिनों सब्जी वाले, चूरन बेचने वाले सब गा के बेचते थे। रेडियो वेडियो कुछ नहीं हुआ करता था। हमें अगर एक गाना सीखना होता था तो वो पहले वो ग्रामोफोन चलता था। ग्रामोफोन में एक वो उसकी स्पीकर वाले की दुकान थी, वहाँ कभी 2-3 महीने में एक गाना बजता था जो हमें सीखना होता था। तो हम वही सुनने की उसमें रहते थे फिराक में कि कब ये गाना बजे। मुझे याद है एक गाना था कि इस भरी दुनिया में कोई हमारा ना हुआ, नहीं वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रहे। तो हमें कम से कम 3 महीने लगे थे उस गाने को सीखने में, क्योंकि जब वो बजता था तभी सुनाई देता था। तो इतने तैयार रहते थे जहनी और दिमागी और बिल्कुल कानों से कि बस सुनने मिल जाए। तो इस तरह का पूरा माहौल था। फिर फिल्में आ गई, फिल्म देखने के लिए अगर आपको गाना, क्योंकि म्यूज़िक से ताल्लुक़ था तो हम गाना क्या, पहले 2 पैसे की किताब मिलती थी, 10 पैसे की, उसमें सारे गाने होते थे। हम गाना पहले याद कर लेते, फिर फिल्म देखने जाते थे, फिर वहाँ से वो याद कर लेते थे। और ऑर्केस्ट्रा वगैरह मैंने
ये करता था, गाय वाय। सर यहाँ पे एडवर्टाइजिंग की बात चल रही है, तो आप पहली एड आपने चाहे रेडियो पे सुनी हो, याद है? बता रहा हूँ मैं। बूट छाप साबुन था कि नहीं, हंसिया छाप साबुन कि हंसिया खूब चला भाई, हंसिया खूब चला। और वो कटाई करते हुए औरतें गाया करती थी, और ये सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता था। हंसिया खूब चला भाई, हंसिया खूब चला। तो ये सब हम बस यही सब चलता रहता था, और ऐसा लगता था कि हंसिया से ज़्यादा कोई वो तो कटाई के लिए हंसिया ही होता है, हंसिया से ही काटते थे हम लोग। और वो हंसिया छाप साबुन था, साबुन का ऐड था वो, और हंसिया छाप उससे जो पसीना निकलता था फिर हंसिया छाप साबुन से धोते थे, कपड़े धोते थे, और बस कपड़े धुल जाते थे, साफ हो जाते थे। आज के टाइम में आप बॉम्बे में रहते हैं जी, लेकिन आप गांव वापस जाते रहते हैं? अरे बिल्कुल, अगर मैं गांव वापस ना जाऊं तो ये जो एनर्जी है मेरी वहीं यहाँ नहीं होगी। मैं गांव हमेशा जाता हूँ, एनर्जी वहीं से बटोर के लाता हूँ। क्यों, अभी भी गांव की मिट्टी में वो तासीर है, वो ताकत है कि आप वहाँ जरा रह जाइए और उस मिट्टी को महसूस करिए, तो पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ जाती है। मुझे तो आ जाती है भैया, बाकी मुझे पता नहीं, मुझे तो आ जाती है। सर ये जो सेशन है, इसको ये कह रहे हैं पैशन की पंचायत। हाँ। तो ये गांव का जो पैशन है उसमें क्या है, जो उस मिट्टी में क्या है जो हमेशा आपको खींच के ले जाता है? भैया एक बात बताऊं कि ये जो सिखाया मुझे गांव नहीं है, ये जो पैशन मेरे अंदर है आगे बढ़ने का, गांव नहीं सिखाया मुझे कि मुड़ के नहीं देखेंगे और हार नहीं मानेंगे, बिल्कुल। और यही हुआ क्योंकि गांव में उन दिनों जो होता था, अब वही ज़्यादातर 8वीं क्लास पढ़ लिए, 10वीं क्लास तक पढ़ ली, उसके बाद बच्चे की शादी कर दी, और शादी करने के बाद बच्चे के बाद बस, अगर मैं गांव में ही होता ना तो खाली हाफ पैंट पहने और बच्चे टहला रहा होता वहाँ पे। तो मुझे पहले से समझ आ गया कि यहाँ से जो सीखना था सीख लिया। और क्या था कि जबलपुर में फैक्ट्रियाँ बहुत सारी थी, तो लोग बस फैक्ट्रियों में काम करते थे, 8वीं 10वीं तक पढ़ लिए बड़ी मुश्किल से, उसके बाद फैक्ट्री में काम मिल जाता था उन्हें, और वहाँ नौकरियाँ करने लग जाते थे। मेरे जो पेरेंट्स हैं उनका भी यही इरादा था कि इसको हायर सेकेंडरी करवा दो, और वो भी साइंस में, कि साइंस में करवाओगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मैंने साइंस ले ली, और बिल्कुल किसी तरह रट्टे मारते मारते वो क्या फिजिक्स केमिस्ट्री बुक को H2SO4 और ये और वो रट्टे मारे, बाकी समझ कुछ नहीं आता था। बस रट्टे मारते मारते मैं 11वीं तक तो पहुंच गया। और एक बात है, वहाँ स्कूल एक भी नहीं था, मेरे नाना जी ने स्कूल बनवाया था, वो आज भी है वो स्कूल का नाम है लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन। लक्ष्मी नारायण मेरे सगे मामा जी हैं, और उनको पागल कुत्ते ने काट दिया था, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। उसकी स्मृति में वो स्कूल सच्ची में पागल कुत्ते ने काट दिया? और क्या, हाँ, उनकी डेथ हो गई तो उसी पे नाना जी ने वो उनकी स्मृति में वो बनवाया था। तो उसी में पढ़ाई लिखाई हुई मेरी। उसके बाद मैं 11वीं तक तो किसी तरह पहुँच गया, और पहुँचने के बाद मैं 11वीं में फेल हो गए जी। और फेल होने का एहसास मुझे पहले हो गया था, तो उस शर्मिंदगी से एक वहाँ, मतलब कल रिजल्ट आने वाला है और मुझे मालूम था कि मैं फेल होने वाला हूँ, तो आज मैं अपने वो स्कूल के सामने एक आम का पेड़ था, वहीं परेशानी में बैठा हुआ था, शर्मिंदा था कि करूँ क्या, कभी फेल नहीं हुआ जिंदगी में, ये क्या। तो हमारे वहीं मेरे क्लासमेट ही था, उसका नाम था नरेश सूरी, वो प्रोफेशनल भगोड़ा था। भगोड़ा? हाँ, वो महीने में 3-4 बार भागता था। वो कमबख्त कहीं से आ गया। तो मुझे ये अब महसूस होता है कि चाह को राह, आप जो चाहते हैं तो राह तो आपको मिल ही जाएगी, आप चाह के देख लीजिए। तो वो कमबख्त पता नहीं कहाँ से पहुँच गया वो, और कहता है कि क्यों परेशान हूँ। मैं कहा हाँ भाई परेशान हूँ यार, समझ नहीं आ रहा, कल रिजल्ट आने वाला है, मैं फेल हो जाऊँगा। तो कहने लगे कि अच्छा तो क्या करोगे? मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ भाग जाऊँ। क्या कहता भागोगे? मैंने कहा हाँ सोच रहा हूँ भाग जाऊँ। कह रहा मैं भाग रहा हूँ, चलोगे मेरे साथ? बस भाग गए? अरे भाग आया भाग इसलिए बॉम्बे को रघुवीर यादव जी मिल गए। और वहाँ से सीधा ललितपुर पहुँचा, रास्ता खुल गया मेरा।